पांच के आज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत रायपुर से। बड़ी खबर की बात, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बयान दिया है और यह उनका बड़ा बयान माना जा रहा है। कहा है कि केंद्रीय राजनीति में जगह मिलने की अटकलों पर कहा है कि मुझे छत्तीसगढ़ ही अच्छा लगता है और अभी दिल्ली जाने का कोई इरादा उनका नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ये चाहती है कि वो दिल्ली चले जाएं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या कहा रमन सिंह ने, ये सुनवा दें। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। कांग्रेस नेता यही चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूँ, छत्तीसगढ़ मुझे अच्छा लगता है। अभी कोई दिल्ली जाने का इरादा नहीं। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी देवव्रत, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, मैं छत्तीसगढ़ में अच्छा लगता हूं और मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि मैं दिल्ली चला जाऊं, रमन सिंह कह रहे हैं। जी, जब कभी दिल्ली बुलावा एक तरह से रमन सिंह को आता है या रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जब भी दिल्ली दौरे पर जाते हैं, तब सियासी गलियारों में एक तरह से अटकलें चलती हैं कि क्या उनका स्थान केंद्रीय राजनीति में हो सकता है या केंद्रीय मंत्री का पद मिल सकता है। और कई बार राज्यपाल के पदों की भी चर्चा जो है वो एक तरह से सियासी गलियारों में सुनाई दी है। लेकिन इन सभी चर्चाओं से परे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का ये कहना है कि वो छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहते हैं और वो छत्तीसगढ़ में ही अच्छे लगते हैं, उनको छत्तीसगढ़ ही पसंद है। यानी अभी जिस तरह से मंत्रिमंडल में फेरबदल की बातें चल रही थी, अटकलें चल रही थी, और इस दौरान छत्तीसगढ़ के नेताओं का बुलावा हुआ, इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह तो गए ही थे, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत कई सांसद जो थे वो भी दिल्ली पहुंचे थे। और ऐसे में अटकलें यही लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ से किसी सांसद को या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को केंद्र में स्थान मिल सकता है, कोई बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है छत्तीसगढ़ से परे। लेकिन अब इन तमाम अटकलों को एक तरह से खारिज किया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने। उनका ये कहना है कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ ही मेरे लिए अच्छा है और यही रहूंगा। जबकि जो सियासी गलियारों में जिस तरह की चर्चा चल रही थी उसके लिए सीधे तौर पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस है वो ये चाहती है कि वो छत्तीसगढ़ से अलग केंद्र की राजनीति में चले जाएं। तो कुल मिलाकर के चर्चाएं तो बहुत सारी चल रही थी और अब भी चल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई रमन सिंह जो हैं वो केंद्र की राजनीति में जाते हैं या फिर एक बार छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में रमन सिंह ही बीजेपी का चेहरा बनते हैं। बहुत सारे फेरबदल हुए और इस फेरबदल के बाद ये कहा गया कि कई जो दिग्गज चेहरे हैं वो आने वाले दिनों में दरकिनार कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से रमन सिंह का ये बयान सामने आया है, इससे साफ है कि उनका तो मूड नहीं है कि आने वाले दिनों में वो दिल्ली जाकर के राजनीति करें। लेकिन अब ये संगठन के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाले दिनों में उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। और इन तमाम चर्चाओं के लिए एक तरह से उन्होंने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? जी, कांग्रेस हमेशा से ही तंज कसती रही है कि भले ही 15 सालों तक बीजेपी की सरकार रही हो और इस दौरान जो नेतृत्व करता है वो रमन सिंह रहे हों, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रमन सिंह की जो पूछ परख है वो पार्टी में कम हो गई है, नए चेहरों को तरजीह दी गई है और जो नए चेहरे आए भी वो भी जो एक तरह से लॉबी जो चलती है, रमन की लॉबी, उस लॉबी के वो चेहरे नहीं है, वो संगठन से उस लॉबी से अलग चेहरे जो हैं वो उन्हें स्थान दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की भी तरफ से जो निशाना है वो सीधे तौर पर रमन सिंह पर साधा जा रहा है। देखना होगा कि राजनीति में आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीर दिखाई देती है, क्या वाकई रमन सिंह दिल्ली में जाकर के राजनीति करते हैं। देवव्रत आप रुकिए, हमारे साथ अजय साहू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अजय साहू साहब, रमन सिंह का बयान आया है कि छत्तीसगढ़ में मैं अच्छा लगता हूं और मुझे छत्तीसगढ़ अच्छा लगता है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि मैं दिल्ली चले जाऊं। यानी कि उनका ये कहना है कि मैंने इतना परेशान कर रखा है कि कांग्रेस चाहती है कि वो दिल्ली ही चले जाएं तो बेहतर है। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उनको तो प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष बनना चाहिए था। अगर वो दिल्ली नहीं जाना चाहते तो दिल्ली का पद क्यों लेके रखा है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे से परहेज करती है। परहेज इसलिए करती है क्योंकि अगर इनको वो लेकर के कहीं प्रचार के लिए जाएगी तो लोग पूछेंगे, चाउर वाले बाबा यही है क्या जिन्होंने 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया था? कहीं प्रचार करने जाएंगे तो वहां की जनता पूछेगी, ये डॉक्टर रमन सिंह वही है क्या छत्तीसगढ़ वाले जिनकी सरकार थी
तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया कि देश के बैंकों में पैसा रखने की जगह कम पड़ गई। तो पनामा पेपर्स के माध्यम से वर्जिन आइलैंड में अपने बेटे अभिषेक सिंह के नाम पर, रमन मेडिकल स्टोर कवर्धा के नाम पर काला अकाउंट खोल करके वहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों के से लूटी हुई जो रकम है उसको वहां जमा किया था। ये लोग पूछेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनको कहीं ले जा करके उनका राजनीतिक उपयोग लेने से बचती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उनको इस तरीके की स्थिति का सामना पड़े कि डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे से उनको नुकसान हो। और यही कारण है कि पूरे देश में कहीं भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 3 बार के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनका कहीं पर भी उपयोग नहीं किया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी से दूरियां बनाकर रखना चाहती है। डॉक्टर रमन सिंह जी पहले भी बोल चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का आने वाले समय में छोटा सा चेहरा मैं भी हूं, लेकिन उनकी प्रभारी ने नकार दिया। उनकी प्रभारी ने कहा कि बोले हम किसी चेहरे पर विश्वास नहीं करते, हम मोदी जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें वो दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही डॉक्टर रमन सिंह जी से दूरियां बना करके रखना चाहती है। और छत्तीसगढ़ की राजनीति में तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह जी लंबे समय तक बने रहें, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता देखे कि जिस व्यक्ति ने उनकी गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा कमीशन खोरी के माध्यम से जिस तरीके से इकट्ठा किया है, वो उनका चेहरा देखे और उनको याद आए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में आएगी तो क्या होगा, फिर से वही कमीशन खोरी होगी जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई मुख्यमंत्री अपने पार्टी के कार्य समिति की बैठक में खुलेआम कहता हो कि आप 1 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए तो हमारी सरकार पुनः आ जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, अपने आप को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए। कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि वो दिल्ली जाए, हम तो चाहते हैं छत्तीसगढ़ में रहे, मुख्यमंत्री का चेहरा बने और आगामी 2023 का चुनाव वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये भी असमंजस में है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहने की स्थिति में नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ेंगे, बृजमोहन लड़ेंगे, अजय चंद्राकर जी लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति आज ये आश्वस्त नहीं है और यही कारण है कि राजेश मूणत धरने में बैठे थे, अनिश्चितकालीन धरना था, आज उन्होंने धरना खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र छत्तीसगढ़ की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। आप कह रहे हैं चाल चरित्र चेहरा छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है, लेकिन क्या डॉक्टर रमन सिंह जो हैं सबसे ज्यादा तो अनुभवी या बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर वही छत्तीसगढ़ में स्थापित हैं, क्योंकि कांग्रेस ये बार बार कहती नजर आई है कि कई सारे बदलाव करने के बावजूद एक स्टेबिलिटी जो है वो बीजेपी में हो नहीं पाई है। रमन सिंह ला सकते हैं? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बने रहे। मैंने पहले भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी को तो उनके तीन कार्यकाल जो थे उन तीनों कार्यकाल की उपलब्धियों को ये गिनाते हैं। तो 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे पर क्यों नहीं लड़ती है? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए ये क्यों परहेज कर रही है। राज्य की इकाई भी परहेज कर रही है, केंद्र की इकाई भी परहेज कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में ही भगदड़ की स्थिति है। अपना नंबर बढ़ाने के लिए, अपने आप को सक्रिय दिखाने के लिए गुजरात के जो चुनाव हुए उसमें 85 लोगों की टिकट कटी है, तो उस डर से ये लोग अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अजय साहू साहब, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि रमन सिंह बने रहें क्योंकि प्रदेश में ही सियासत में बने रहें, तो कि ताकि आप उनकी कमियों को, खामियों को गिना सकें। केंद्र की तरफ से भी उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, ये भी आप बता रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की अगर वैल्यू एक पॉलिटिकल तौर पर देखी जाए तो आप कैसे देख रहे हैं उसे? 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी वैल्यू होती है, बड़ा नेता होता है। ये बात और है कि वो आदमी कितना सफल होता है, कितना असफल होता है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जितने काले धब्बे लगे हैं उनके चेहरे पे, ये दर्शाते हैं कि वो एक असफल मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल तक इस प्रदेश का संचालन उन्होंने किया। चिट फंड कंपनियां उन्होंने खुलवाई, लोगों को जमीनों के मुआवजे का पैसा दिया, चिट फंड कंपनियां खुलवाई। मैडम सीएम जाकर के उद्घाटन करती थी, अभिषेक सिंह जाकर के उद्घाटन करते थे, उनके मंत्री जाकर के उद्घाटन करते थे। लोगों का पैसा बटोर करके चिट फंड कंपनियां ले गई और अब उनको वापस दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। हम तो छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा वापस दिला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का 15 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरी तरह से दागदार रहा है और हम इसीलिए चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में वो चेहरे रहने चाहिए जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ को 15 मतलब कांग्रेस के लिए ये दाग अच्छे हैं, आप कह रहे हैं दागदार रहा है कार्यकाल, लेकिन बीजेपी कुछ और कहती है। रमन सिंह कह रहे हैं कि वो कहीं खिसकने वाले नहीं हैं। अब
क्या होगा, क्या रमन सिंह के कहने भर से ये हो जाएगा, पार्टी चाहेगी तो क्या नहीं होगा कि उनको अगर दिल्ली में बुलाया जाए तो उनको आना पड़े। खैर, ये आने वाले वक्त की बात है। बहुत शुक्रिया अजय साहू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बीजेपी के चौपाटी आंदोलन की अब बात कर लेते हैं। और रायपुर से बड़ी खबर यह है कि राजधानी में जो चौपाटी निर्माण का मामला जो है, इसमें अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था, लेकिन ये अनिश्चितकालीन धरना जो है ये खत्म हो गया। इसकी टाइमिंग 11 दिन की रही। बीजेपी ने अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो हैं, उन्होंने इस धरने को समाप्त करने की घोषणा की और कहा कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से आश्वासन मिला है, मुलाकात के बाद आश्वासन मिला है। लेकिन बीजेपी 11 दिनों तक ये अनिश्चितकालीन धरना चलाए हुए थी। चौपाटी के विरोध में यहां पर अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा था। स्मार्ट सिटी में कथित रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में यह आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एकजुट रही है और इस आंदोलन को भी पूरी एकजुटता से हमने किया है। और इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जी ने जांच समिति बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया है और इसलिए ये आंदोलन हमने स्थगित रखा है। निश्चित रूप से इस आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ाई है और जनहित को लेकर हमारी लड़ने की प्रतिबद्धता को साबित किया है। देखिए, हम लगातार मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लड़ रहे हैं। यह भी एक उसी में से मुद्दा है। जबरदस्त एकजुटता दिखाया। चारों विधानसभा के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे और एकजुटता महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और बीजेपी में अद्भुत दिखा। इस आंदोलन से पूरे पार्टी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिला। तो पार्टी को आगे बढ़ने के लिए इस आंदोलन से एक रास्ता मिला है, ये डॉक्टर रमन सिंह कहते हुए नजर आए। और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी अनिश्चितकालीन धरना समाप्त करने का ऐलान किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात हुई है और उनकी तरफ से आश्वासन मिला है कि इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जिसके बाद अब ये धरना जो है ये स्थगित किया जा रहा है। स्थगित का अर्थ ये कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से धरना दिया जा सकता है। समाप्त ये नहीं हुआ है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने ये घोषणा की है। 11 दिनों तक ये बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा था और पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो हैं वो इस धरने पर बैठे हुए थे। 11 दिन से ये लगातार धरना चल रहा था, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो धरना दे रहे थे। लेकिन बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं कि धरना समाप्त फिलहाल हो गया, या कहें कि स्थगित ये कर दिया गया है। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चौपाटी निर्माण का ये पूरा मामला है, उसी को लेकर कथित भ्रष्टाचार, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है उसमें कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ, ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और इसी को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया था और ये चौपाटी का विरोध किया जा रहा था, इसके निर्माण का विरोध किया जा रहा था। इसी को लेकर धरना बीजेपी की तरफ से दिया गया था और बीजेपी के पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं राजेश मूणत, वो भी इस धरने में शामिल थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह कहा गया कि धरना इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये बीजेपी के नेताओं का एक स्टंट है। बीजेपी नेता जो है वो उनको सबको कह दिया गया है, विधायक जो है सबको कह दिया गया है कि टिकट नहीं मिलेगा और टिकट के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और इस प्रकार के उपक्रम किए जा रहे हैं। और इधर धमतरी से खबर आपको बता दें, जया किशोरी जो है इनका मोटिवेशनल स्पीच हुआ था और इस मामले से जुड़ी खबर यह है कि स्पीच को लेकर अब सियासी विवाद तेज हो गया है। दरअसल कुरूद बीईओ को सीएम ने हटाने के निर्देश दिए थे। अब इस पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इसे अपमान बता दिया है, जया किशोरी का अपमान बता दिया है। और वो कह रहे हैं कि जया किशोरी का जो मोटिवेशनल स्पीच था या कथा जो थी, इसको सुनने के लिए तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आए थे। कांग्रेसियों पर भी क्या कार्रवाई की जाएगी? दरअसल आपको बता दें कि कुरूद के बीईओ जो हैं, उन्होंने जितने भी आईटीआई और महाविद्यालय जो हैं, इसमें एक सर्कुलर जारी कर छात्रों को जया किशोरी की स्पीच सुनने का फरमान जारी किया था और इसके बाद से ये पूरा मामला गर्मा गया है। अजय चंद्राकर ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। बीईओ ने
मोटिवेशनल स्पीच के लिए सर्कुलर निकाला था और उसको वापस भी ले लिया लोगों की आपत्ति के बाद। पर कुरुश शहर के एक निकृष्ट कांग्रेसी और धमतरी शहर के निकृष्ट कांग्रेसी ने उसका राजनीतिकरण करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। उन्होंने बीओ को सस्पेंड करके निकृष्ट कार्य जो कांग्रेसी उनके कहने में उन्होंने उनको ऑफिस अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और ऐसा करके भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपनी कील में ताबूत ठोक दी कि यह धर्म विरोधी आचरण जो है और नौजवानों के विरोधी आचरण है। ये मोटिवेशनल स्पीच से छत्तीसगढ़ के युवकों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो कील में ताबूत ठोक दी, कहना ये चाह रहे थे कि ताबूत में आखिरी कील ठोक ली है। हालांकि अब इस पर विवाद जो है वो इसलिए बढ़ चला है क्योंकि पहले तो बीओ ने ये सर्कुलर जारी किया था, बाद में उसे वापस भी ले लिया गया था, लेकिन बीओ पर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अजय चंद्राकर पर निशाना साधा है और कहा है कि हल्ला करने के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष वो बनाए नहीं गए, संगठन में भी कोई मौका उनको दिया नहीं जा रहा है। अजय चंद्राकर के यहां हो रही भागवत कथा में बच्चों को शामिल करने के लिए दबाव बनाकर बीओ दफ्तर से आदेश निकाला गया था। और क्या बीओ ऐसा आदेश निकाल सकते हैं जहां भागवत कथा हो रही है वहां बच्चे जाएं? किसी गरीब के यहां अगर भागवत कथा होगी तो क्या इस तरह के आदेश निकाले जाएंगे? बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर वोट मांगती है। कुल मिलाकर उन्होंने निशाना साधा। जो अजय चंद्राकर अभी कह रहे थे उसी का जवाब दिया गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। सुनिए जरा क्या कहा गया। करते हैं फिर भी उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, संगठन में उसको कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन हुआ ये है कि उनके दबाव के चलते उसके घर में भागवत हो रहा है तो बीओ से आदेश निकलवा लिया। किसी गरीब के घर में भागवत होगा तो आदेश निकलवाएंगे क्या? यहाँ तो हजारों भागवत रोज हो रहा है। क्या बीओ ऐसा आदेश निकाल सकता कि जहाँ भागवत हो रहा है सब गरीब के घर में भागवत में जाए? नहीं निकालते ना। क्यों उसके यहाँ निकालेंगे? पूर्व मंत्री इसलिए। तो बात यह है कि आदेश ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए लागू हो। भागवत के हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल मंत्री के घर जाए भागवत सुने बच्चे और किसी गरीब किसान के घर भागवत हो वहां उसके लिए आदेश न निकले तो ऐसे अधिकारी के साथ क्या करना चाहिए? हम तो रामायण करा रहे हैं, वो तो राम के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं। राम और पर्यटन पर कभी नहीं बना है। रामायण का आयोजन प्रदेश स्तरीय पूरे देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। वो हमको ना सिखाया, वो केवल धर्म को वोट का माध्यम समझते हैं। गायक उपयोग केवल वोट के लिए करते हैं। तो आपको बता दें कि अजय चंद्राकर जो हैं उन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि पूर्व मंत्री ने बीओ से कहकर यह आदेश जारी करवा दिया था। लेकिन यही भागवत कथा, क्योंकि पूरे प्रदेश में कई जगहों पर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, लेकिन अगर किसी गरीब के यहाँ भागवत कथा होती तो क्या इस प्रकार का आदेश निकाला जा सकता था बीओ के द्वारा? क्या वो इस प्रकार का आदेश निकालते? लेकिन दबाव बनाकर बीओ पर इस प्रकार का आदेश निकलवाया गया पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर की तरफ से। और ये धर्म की राजनीति बीजेपी करती है और इसीलिए इस प्रकार से धर्म की राजनीति करने की कोशिश की गई। और इसीलिए ऐसे, क्योंकि उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि अगर इस प्रकार कोई भी आदेश निकाला जाता है तो वो सर्वजन के लिए होना चाहिए। लेकिन एक मंत्री के यहाँ अगर कथा हो रही है और उसके लिए आदेश जारी कर दिया गया, और अगर कोई गरीब के यहाँ होती तो क्या वो इस प्रकार का आदेश जारी कर सकते थे? जाहिर सी बातें नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि उपेक्षा के शिकारों ने अजय चंद्राकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए भागवत कथा उन्होंने आयोजित की थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।